हेलो स्टूडेंट, ये लेक्चर कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए स्पेशली है। कॉमर्स वाले स्टूडेंट में के लिए इसलिए खास है क्योंकि ना कॉमर्स में एक सबसे मेन सब्जेक्ट आता है अकाउंट, है ना। अकाउंट है ना कॉमर्स में सबसे बेसिक सब्जेक्ट, या तो ये है ना बोला जाए कि कॉमर्स है ना, कॉमर्स जो सब्जेक्ट है, कॉमर्स या स्ट्रीम है, वो अकाउंट के बिना अधूरी है। तो कॉमर्स वालों के लिए सबसे मेन है अकाउंट, या हिंदी में बोला जाए तो नामा के मूल तत्व, है ना। नामा का मूल तत्व क्या होता है, अकाउंट क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। क्योंकि आपने कॉमर्स लिया है तो उसमें अकाउंट एक ये है ना, कॉमर्स लिया क्यों है, उसमें अकाउंट सब्जेक्ट क्यों आता है, उसका क्या बेनिफिट है, उसको किस तरह से पढ़ना है और उसको क्या समझा जाए। क्योंकि नया सब्जेक्ट बिल्कुल समझ में नहीं आएगा अकाउंट क्या होगा। क्योंकि पहले आप किसी ना किसी से आप सुने होंगे कि अकाउंट का मतलब क्या होता है, जिसमें मैथ आता हो। हाँ, ये राइट है कि अकाउंट का मतलब जिसमें मैथ आता हो। आप लोग में है ना स्टैटिक्स भी आता होगा, स्टैटिक्स मतलब आंकड़ा शास्त्र, उसमें भी आता है मैथ। पर अकाउंट भी ये है ना, उसमें भी मैथ है, आंकड़ा शास्त्र में भी मैथ है। तो दोनों अलग अलग क्यों किया गया, तो इसके बारे में अपने जानते हैं। तो अकाउंट क्या होता है, पहले ज़माने में आप लोग देखते होगे मुनीम जी, आप लोग कोई मूवी देखे होगे, बहुत सारी मूवियों में होगा कि मुनीम जी होते हैं जो चश्मा ये नाक के ऊपर चश्मा लगा करके ना। तो मुनीम जी का काम क्या होता है पता है आप लोग को, मूवी तो देखा ही है ना। तो मूवी में मुनीम जी क्या करते थे, जो है ना, जो सेठ होते थे, जमींदार होते थे, उनके पैसे का देख रेख, कहाँ जा रहा है पैसा, किस तरह से जा रहा है, किसको पैसा दिया गया है, कब लेना है, वो सब देख रेख कौन करता था, मुनीम जी। तो मुनीम जी कौन है, अकाउंटेंट है। वही काम अपने को भी करना है। तो मुनीम जी जो काम करते थे वही काम करने के लिए अपने को अकाउंट पढ़ना है। अकाउंट तो ये तो समझ में आ गया होगा कि मुनीम जी का अपने को काम सीखना है। तो मुनीम जी के काम के लिए अकाउंट में सबसे पहले क्या होगा, जो आर्थिक लेन देन है ना। पहले समय में क्या होता था, आर्थिक लेन देन नहीं होती थी। पहले समय में क्या होता था, साटा पद्धति होती थी। साटा पद्धति में क्या होता है कि आप लोग ना 10th में पढ़े होंगे, 10th के समाजशास्त्र में होगा कि है ना, ये है ना साटा पद्धति। साटा पद्धति में क्या होता है, मैं वस्तु की जगह वस्तु, सेवा की जगह सेवा, या तो सेवा की जगह वस्तु या तो वस्तु की जगह सेवा। जैसे उदाहरण के रूप में आपके पास अनाज है, सामने वाले के पास, आपके पास अनाज में जैसे गेहूं है, चावल है, सामने वाले के पास में आपके लिए कोई सेवा, जैसे पंडित होते थे, ब्राह्मण होते थे, ब्राह्मण आपके घर पे आते थे पूजा कराने। आज के समय में है ना ब्राह्मण आते हैं, चलो ठीक है, उनको अनाज भी देते हैं प्लस उसके साथ में पैसे भी देते हैं ना। पर पहले के समय में जो ब्राह्मण आते थे उनको आप है ना, वो आपको सेवा देते थे। चिकित्सक आते थे, मतलब डॉक्टर आते थे जो, तो वो आपको सेवा देते थे। तो सेवा के बदले में आप क्या देते, आपके पास क्या था, अनाज था। सेवा के बदले में आपने क्या दिया, अनाज। और अनाज के बदले में अनाज भी दिया जाता था। जैसे किसी है ना गांव में गेहूं ज़्यादा होता है, किसी गांव में चावल ज़्यादा होता है, तो गेहूं वाले अगर उनको चावल की ज़रूरत होती है तो गेहूं दे करके चावल लेते थे, और चावल वाले अपना चावल दे करके गेहूं लेते थे। उसको बोलते हैं साटा पद्धति, है ना। वस्तु की जगह वस्तु, वस्तु की जगह सेवा, या सेवा की जगह वस्तु दी जाती है, तो वो साटा पद्धति। तो इसमें कोई लेन देन, ऐसे लेन देन में अपने कोई रिकॉर्ड नहीं रखते थे। पर उसके बाद में आया मुद्रा पद्धति आ गई। मुद्रा पद्धति आने के बाद में सबको ऐसा हुआ कि इतना पैसे का ट्रांजैक्शन है ना, पैसे की लेन देन, आर्थिक लेन देन को ध्यान में रखना बहुत ही कठिन पड़ता था। तब है ना अपने एक बुक बनाने लग गई। यहाँ दिख रहा है ना रेड कलर की बुक, ये रेड कलर की बुक ये है ना, इसी को बोलेंगे चोपड़ा, है ना। जो आर्थिक पद्धति की जो लेन देन होती है, आर्थिक लेन देन, उसका रिकॉर्ड करने के लिए ये चोपड़े का उपयोग होता है, रेड कलर का। अभी भी आप लोग कहीं देखते हो, कोई भी बिजनेसमैन के पास जाओ तो ये चोपड़ा होता है। तो तब के ज़माने में इस तरह से अकाउंटिंग चलता था, या आर्थिक लेन देन चलती थी। अब आज के ज़माने में अपने पढ़ना है, तो आज के ज़माने में क्यों, किस तरह से करना है, तो उदाहरण के रूप में जानते हैं। जैसे आपको कोई भी बिज़नेस करना है, बिज़नेस अपने क्यों करते हैं, सबसे पहला मेन टारगेट क्या होता है, कोई बिज़नेस करोगे प्रॉफिट, मतलब लाभ, अपने को लाभ कमाना है ना, पैसा कमाना है ना। तो पैसे कमाने मतलब लाभ कमाने की दृष्टि से अपने कोई भी बिज़नेस करेंगे, तो बिज़नेस करेंगे सबसे पहले माइंड में सेट करेंगे कौन सा बिज़नेस करना है। जैसे कपड़े का बिज़नेस करना है, कपड़े का करना है तो अपने किस तरह से, कहाँ से कपड़े लाएंगे, उसको कच्चा माल कहाँ से लाएंगे, कपड़ा में प्रिंट कैसे करवाएंगे, उसको कटिंग कहाँ करवाएंगे, कपड़े किस तरह से बनाएंगे, उसको बेचेंगे किस तरह से, ये सब आएगा ना। तो उसमें सबसे पहला काम क्या होगा, अपने है ना कुछ पैसे, है ना, अपने पास से कुछ पैसे लगाएंगे, है ना। अपने पास से कुछ पैसे लगाए, फिर बाद में अपने कच्चा माल के रूप में कपड़ा, प्लेन कपड़ा लेकर के आए, उसको बोलेंगे कच्चा माल, है ना, रॉ मटेरियल। तो उसमें अपने प्रिंट करवाए, तो उसके ऊपर अन्य खर्चा लगा,
फिर है ना कारीगर रखे, कारीगर उसको काटे, काट करके स्टिच मतलब उसके ऊपर मेहनत लगी, अदर एक्सपेंसेस मतलब अन्य खर्चा लगा, उसके बाद में उसको अपने मार्केट में बेचेंगे। कभी कभार उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है ना। तो ये सब प्रोसेस जो होती है, इतना लंबा प्रोसेस आपको किस में लिखना है, अकाउंटिंग मेथड से आपके हिसाबी पद्धति में, आपके अपने चोपड़े में लिखा जाएगा। अभी कंप्यूटर का टाइम है तो कंप्यूटर में, है ना। तो ये सब करने के लिए आपको अकाउंट के बारे में जानना होगा, आर्थिक पद्धति के बारे में जानना होगा, नामा के मूल तत्व के बारे में जानना होगा, है ना। पता चल गया नामा के मूल तत्व में क्या होगा कि अपने किस तरह से बिजनेस करना है, उसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से रॉ मटेरियल कितने में लाए, कितना अपने है ना उसके अदर एक्सपेंसिव मतलब अन्य खर्च किया, कारीगर को कितना दिया, इंश्योरेंस लिया हो तो उसका पैसा कब देना है, कितना देना है, और है ना कहाँ पे बेचा गया है, बिज़नेस अपने को लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। अगर आपको लाभ हो रहा है तो वो बिज़नेस को कंटिन्यू करना है, हानि हो रही है तो उसी पे स्टॉप करना है। ये सब जानने के लिए अपने लोग नामा के मूल तत्व पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं नामा के मूल तत्व। चैप्टर नंबर 1 हिसाबी पद्धति और उसका परिभाषिक शब्द। हिसाबी पद्धति को इंग्लिश में अकाउंटिंग बोलेंगे, परिभाषिक तो उसके टर्मिनोलॉजी है ना, उसके परिभाषिक शब्द। तो प्रस्तावना में मैं जैसे आपको बता चुकी हूँ कि पहले के लोग किस तरह से रहते थे, किस तरह से क्या करते थे, उसी तरह से फिर बाद में है ना उसमें एक है ना सबसे पहले आप लोग के माइंड में आया होगा कि ये है ना हिसाबी पद्धति कब आई, किस तरह से आई, सबसे पहले किसने शुरू किया। तो भारत के समर्थक इतिहास का चाणक्य के अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र का उल्लेख इसकी हिसाबी पद्धति का अस्तित्व महत्व रखते हैं ना। भारत के समर्थककार है, चाणक्य के बारे में तो जानते हो, तो चाणक्य के अर्थशास्त्र की बुक में सबसे पहले हिसाबी पद्धति की बात आई थी, है ना। परंतु पश्चिम के समर्थक इतिहास का इस संबंध का श्रेय इटली के गणित शास्त्री ल्यूका प्यूशियोली को गणित शास्त्र के आपके हिसाबी पद्धति के पिता के रूप में है ना जाना जाता है ना। कौन है आर्थिक पद्धति के पिता के रूप में? ल्यूका प्यूशियोली। ल्यूका प्यूशियोली कहाँ के थे? ये गणित शास्त्री थे, इटली के गणित शास्त्री थे। इन्होंने सबसे पहले अकाउंट के बारे में, हिसाबी पद्धति के बारे में अपने समक्ष प्रस्तुत किया था। तो हिसाब का मतलब क्या होता है? सामान्य भाषा में जब आवक जावक उपज खर्च होता है ना, आवक जावक मतलब कुछ आया, मतलब जैसे आपने ना कपड़े का बिजनेस है ना शुरू करना है, तो आया क्या उसमें? सबसे पहले अपना पैसा लगा, उसके बाद में आया क्या? कच्चा माल आया, उसके ऊपर अपने लोग है ना प्रोसेस किए, प्रोसेस करने के बाद जब उसको बेचा गया तो आवक जावक उपज खर्च मतलब कि जितना आपने ना लगाया उसका खर्चा किया, मतलब जितना आ रहा है, जितना खर्चा हो रहा है ना, वो सब के बारे में वो सबको बोलेंगे हिसाब ना। आवक जावक का अंतर ज्ञात करते हैं तो उसी के लिए हिसाबी पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला आता है लाभ। क्या होता है लाभ? जब आपके उपज में से खर्च माइनस किया जाए, मतलब आपके ना आवक में से जावक को माइनस किया जाए, है ना। आपके इनकम में से आपके एक्सपेंसेस, आपके इनकम में से एक्सपेंसेस को जब माइनस किया जाता है, जो डिफरेंस आता है, जो अंतर आता है, उसको लाभ कहते हैं ना। जैसे आपने 5,000 का सामान खरीदा और 4,000 में बेचा, तो आवक में से जावक आपने माइनस किया, है ना। इनकम में से आपने एक्सपेंसेस माइनस किया, तो जो डिफरेंस क्या आएगी ना अमाउंट, आवक हमेशा ज़्यादा होगा, जावक हमेशा कम होगा, तभी उसको प्रॉफिट बोलेंगे। और लॉस किसको, मतलब हानि किसको बोलेंगे? जब जावक मतलब एक्सपेंसेस में से इनकम माइनस करेंगे। जब एक्सपेंसेस ज़्यादा होगी तभी तो इनकम माइनस करेंगे, मतलब ज़्यादा में से कम। ज़्यादा क्या हुआ इसमें? खर्च ज़्यादा हुआ। खर्च में से आप क्या माइनस कर रहे हो? इनकम माइनस कर रहे हो, मतलब जो आ रहा है खर्च में से आपका जो बेनिफिट, खर्च में से जो इनकम हो रही है, खर्च में से आवक माइनस करेंगे तो जो अंतर की रकम आएगी उसको हानि कहेंगे। उदाहरण के रूप में 6,000 का आपने इनकम मतलब कि अपने पास से लगाया, 6,000 का अपने पास से लगाया कुछ रॉ मटेरियल, और आप उसको बेच रहे हैं 5,000, मतलब 6,000 आपके पास से ये गया और आपको मिला कितना? 5,000। तो अंतर की रकम कितनी हुई? 1,000 माइनस में आ रही है, तो क्या होगा? हानि। इन शॉर्ट क्या होगा कि लाभ मतलब जब इनकम ज़्यादा और एक्सपेंसेस कम हो तो उसको बोलेंगे लाभ। और हानि कब होगी? जब है ना इनकम कम हो करके एक्सपेंसेस ज़्यादा होगी, तो है ना जितना लगाया
उतने में सामान ना बिके, उससे कम में बिके तो उसको उससे कम में बिके तो उसको बोलेंगे हानि, और जितना लगाया उससे ज़्यादा में सामान बिके तो उसको बोलेंगे लाभ। ये तो आप लोग समझते होंगे। चलो इसकी परिभाषा जानते हैं। हिसाबों को नामा के रूप में भी पहचाना जाता है। हिसाबों को नामा के रूप में भी पहचाना जाता है। जैसे मैं आपको पता है नामा के मतलब नाम जिसमें लिखते हैं ना, जैसे नाम रिकॉर्ड होता है वैसे ही नामा होता है ना, नाम पर से नामा आया हुआ है। हिसाबी पद्धति के पर्याय के रूप में नामा पद्धति, हिसाबी पद्धति को नामा पद्धति या लेखा शास्त्र भी कहते हैं ना। ये कभी कभार 1 मार्क्स में आता है ना, MCQ में भी आता है। तो हिसाबी पद्धति का पर्याय रूप क्या है? नामा पद्धति या लेखा पद्धति या लेखा शास्त्र का उपयोग किया जाता है। पुस्तक में नामा पद्धति के बदले हिसाबी पद्धति, आपके बुक में नामा पद्धति की जगह हिसाबी पद्धति का उपयोग किया गया है। अब चलो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स AICP है। ये अमेरिका की एक संस्था है जो अकाउंट मतलब कि नामा के मूल तत्व के बारे में आप लोग नामा के मूल तत्व या तो नामा के बारे में एक बहुत बड़ी संस्था चला रही है। तो AICPA आप है ना ऑनलाइन सर्च करोगे तो AICPA ये है ना एक संस्था है। AICPA एक कोर्स चला रही है। CPA जो CA लोग करते हैं, CA के है ना पेपर में आता है CPA एक पेपर होता है ना। CPA अगर आप पास कर लोगे तो आपको AICPA मतलब AICPA संस्था में जॉब का ऑफ़र आ सकता है, मतलब आता ही है AICPA में। और ये है ना अमेरिका की कंपनी है। कहाँ की है? अमेरिका की कंपनी है। और ये 1887 से काम कर रही है। 1887 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स ने एक परिभाषा दी। क्या है परिभाषा? हिसाबी पद्धति व्यवहार और घटनाओं जो मौद्रिक लक्षण रखते हों। मौद्रिक लक्षण क्या हो? मतलब पैसे का लक्षण रखता हो। हिसाबी पद्धति व्यवहार या घटनाओं की लेन देन, ऐसे व्यवहार ऐसे घटना जिसमें सबसे पहला लक्षण क्या हो कि वो पैसे से रिलेटेड हो ना। जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि साटा पद्धति ना हो। साटा पद्धति मतलब जो पैसे की जिसमें लेन देन नहीं होती हो। इसमें क्या पैसे मौद्रिक लक्षण रखता हो और उन्हें द्रव्य के रूप में लिखने या वर्गीकरण तथा निष्कर्ष निकाल सके उसके परिणामों का अर्थघटन की कला है। देखो इसे द्रव्य के रूप में लिखने हैं ना, मतलब उसको लिख सकें ऐसा। जैसे कुछ खर्चे होते हैं, जैसे कि आपने है ना कुछ खर्चा कर दिया, जैसे आप कहीं घूमने गए है ना, घूमने गए एडवर्टाइज में कुछ खर्चा किया, मूवी देखने गए उसमें खर्चा किया, तो उसमें आपके पास से पैसा तो जा रहा है पर पैसा आ नहीं रहा है। तो ये है ना ऐसे ट्रांजेक्शन लिखे जाएंगे पर जिसमें आपने है ना ये जा भी रहा है आ भी रहा है, उसको द्रव्य रूप में लिख सकते हैं। द्रव्य रूप में मतलब कि उसको अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे गिफ्ट दे दिया और है ना अपने ऊपर खर्चा कर दिया, कपड़े ला दिए, तो उसमें आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है ना। ये है ऐसा नहीं मौद्रिक लक्षण रखते हो पर इसके द्रव्य रूप में अच्छी तरह से अपने लिख नहीं सकते। वर्गीकरण तथा निष्कर्ष निकाल कर उसका परिणामों का अर्थघटन। मौद्रिक लक्षण रखते हो, द्रव्य के रूप में लिख सकते हो। वर्गीकरण मतलब उसको अच्छी तरह से बता सकते हो कि कितने रुपए आए, कितने रुपए गए, उसमें क्या मिला, कितना खर्चा हुआ, उसको वर्गीकरण। और निष्कर्ष निकाल सकते हैं। निष्कर्ष निकालना मतलब कि लाभ हो रहा है कि हानि। अभी मैं आप लोग को उदाहरण के रूप में बताई थी ना कि 5,000 आप लोग है ना लगाए और 6,000 का खर्चा हुआ, 6,000 है ना खर्चा हो गया, तो क्या हुआ मतलब 5,000 आपको मिला, 6,000 खर्चा हो गया तो हानि हुई। तो मतलब निष्कर्ष निकल रहा है कि हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है, तो उसी बोलेंगे हिसाबी पद्धति। अपने फिर से देख लेते हैं इसकी परिभाषा। हिसाबी पद्धति व्यवहारों और घटनाओं हिसाबी पद्धति व्यवहार और घटना मतलब लेन देन जो मौद्रिक लक्षण रखते हो, मतलब जिसमें पैसे हो, द्रव्य के रूप में लिख सके मतलब पैसे लिख सकें, ऐसे वर्गीकरण कर सके मतलब कौन से खर्चे हैं, किस तरह से खर्चे हैं, उसका निष्कर्ष निकाल सके मतलब खर्चा हुआ है तो अपने को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, लाभ हो रही है कि हानि, तो उसी ऐसे परिणामों का अर्थघटन करने की कला है ना। ये सब करने की कला को क्या कहेंगे? हिसाबी पद्धति। तो है AICPA ने दूसरी भी अन्य व्याख्या मतलब दूसरी व्याख्या क्या दी? हिसाबी पद्धति यह सेवा की प्रवृत्ति है।
है ना, सेवा की जाती है ना। जैसे आपने कुछ काम कर रहे हैं तो मुनीम जी क्या करते हैं, अपनी सेवा करते हैं ना। तो आप ये भी एक है ना, कौन सी कैसी पद्धति है, सेवा की प्रवृत्ति है, जिसका कार्य विशेषकर मौद्रिक रूप और आर्थिक प्रवृत्ति से संबंधित परिणामत जानकारी देना, है ना। मुनीम जी का क्या काम होता था, सिर्फ आर्थिक पद्धतियों का सिर्फ जानकारी देना ना, वो और कोई तो है ना ये ज़्यादा दिमाग नहीं चलाते थे। जमींदार उनसे कब मिलते थे, जब पैसे की कोई बात आती थी ना, तो वो कौन सी जानकारी देते थे, आर्थिक प्रवृत्ति की जानकारी, परिणामत जानकारी देना, जिसका हेतु आर्थिक निर्णयों में मदद रूप करना है। फिर बाद में जब मुनीम जी जानकारी देते थे तो उसके आधार पर कौन डिसीज़न लेता था, निर्णय कौन लेता था, जमींदार, है ना। जमींदार को जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ती, जो भी पैसे का डिसीज़न लेना होता था तो किससे मिलते थे, मुनीम जी। तो वही काम अपने को करना है। तो इसमें क्या लिखा है, हिसाबी पद्धति या सेवा की पद्धति। मुनीम जी सेवा करते थे, जिसका कार्य क्या है, विशेषकर मौद्रिक रूप से, मतलब पैसे का मौद्रिक स्वरूप की और आर्थिक प्रवृत्ति संबंधी परिणामक जानकारी। आर्थिक पद्धति, आर्थिक प्रवृत्ति मतलब आर्थिक रूप से जो भी काम किया गया उसकी जानकारी देना, और उसके आधार पर कौन डिसीजन लेता था, जमींदार। तो ये हो गया आपकी परिभाषा। अगर आपको ये चैनल या लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगता हो तो कमेंट करें, और इसके आगे अपने है ना हिसाबी पद्धति के लक्षण देखेंगे। ओके, बाय।